आज जो आप लोग का टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा? वृक्क की आंतरिक संरचना। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? उत्सर्जन के बारे में, कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन किसको कहते हैं? कि जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रहता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है? एक विशेष तंत्र होता है जिसको उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। और जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन में क्या क्या था? जैसे मूत्र था, यूरिया था, पसीना था, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, अमोनिया था। ये सब जितने भी चीज है ना, ये हमारे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। यानी हमारे शरीर को उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए समय समय पर क्या होता है? उन चीजों को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उसी में जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृक्क है। क्या है आपका? वृक्क, जो क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, यानी छानने का काम करता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारे शरीर में जो है ना, जंतुओं के शरीर में कितना, कई जोड़ा? एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। हाँ, जिसका आकार कैसा होता है? सेम के आकार। जिसका वजन कितना है? हाँ, ये सब कुछ हम लोग क्या है? पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो पढ़ेंगे बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा से समझिएगा। इतना आप लोग को वीडियो कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार का, समझिएगा। कहता है कि प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से क्या होता है? बना एक क्या है? पतले कैप्सूल से ढका होता है। यानी क्या कि इसका जो आकार है वो किस प्रकार का होता है? कैप्सूल के आकार का। यानी क्या कि अंदर में बहुत सारा चीज है। जैसे अब देखिए, ये क्या है आपका? एक कैप्सूल की तरह। क्या है? एक कैप्सूल की तरह, है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या रचना पाया जाता है। तो जैसे हाइलम है, जैसे क्या आपका हाइलम है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, वृक्क श्रोणी है, मूत्रवाहिनी है, मेजर कैलेक्स है, फिर क्या आपका वृक्क छाल है, वृक्क मज्जा है, वृक्क अंकुरक है, और वृक्क पिरामिड है, वृक्क स्तंभ है, और रेशेदार कैप्सूल। समझिएगा कि ये जो आपका हाइलम है, इस हाइलम का जो वृक्क में जो ये पार्ट है, ये वृक्क के आंतरिक संरचना है। ये क्या आपका? वृक्क का आंतरिक संरचना। फिर अब जो ये हाइलम है, ये हाइलम कहाँ उपस्थित होता है? वृक्क में। और इसका कार्य क्या है? तो ये जो हाइलम है, ये जो आपका हाइलम है, ये क्या है? धंसा हुआ भाग होता है। क्या होता है? वृक्क में धंसा हुआ। देखिए ना, ये जो आपका हाइलम है ना, यहां पर ये क्या है? अंदरूनी की तरफ क्या है? ये धंसा है ना, ये अंदर की ओर क्या है? यहां पर देखिए ना, ये क्या है? इसका उठा हुआ भाग है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े ना कि उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? उंतोदर। उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? उंतोदर। और जो धंसा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? नतोदर। क्या कहते हैं? नतोदर। यानी क्या, ये जो आपका हाइलम है वो क्या है? धंसा हुआ भाग है। तो यानी धंसा हुआ भाग का मतलब क्या? नतोदर है। क्या है? क्लियर है? अब कहता है कि यहां पर आखिरकार फिर इसका काम क्या है? तो इसी हाइलम में क्या होता है? ये जो आपका क्या है? धमनी, ये जो वृक्क धमनी है, ये यहां पर क्या करती है? प्रवेश करती है। कहता है कि ये जो आपका हाइलम वाला भाग है ना, ये हाइलम वाला भाग जो है, ये जो आपका कौन सा? नतोदर वाला जो भाग है, इसी में ये क्या होता है? वृक्क धमनी क्या होता है? प्रवेश करता है। और जब वृक्क धमनी प्रवेश करता है तो यहां पर जो ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? वृक्क छाल है। ये पोर्शन क्या आपका? वृक्क छाल। ये वृक्क छाल क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड को छानने का काम करता है। दूसरा है वृक्क धमनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल। जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम एक ही है कि ये काम क्या करता है? ये इसका काम क्या है? वृक्क धमनी का, कि रक्त को कहां ले जाना? किडनी में। कहां पर? किडनी में। यानी इसका काम ही है क्या? वृक्क धमनी का काम क्या है? कि यह केवल रक्त को कहां ले जाएगा? धमनी में। समझ रहे बच्चों? आप लोग समझ में आ रहा है ना? कि देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि हाइलम जो है
ये आपका क्या है, धंसा हुआ भाग है। हाँ, क्योंकि आपका जो किडनी है एक तरफ उठा हुआ भाग रहता है, एक तरफ क्या रहता है, धंसा हुआ भाग रहता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, उंतोदर, और धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, नतोदर। तो यानी क्या, ये जो हाइलम वाला भाग है ये कौन सा भाग है, किडनी का कौन सा भाग, नतोदर। कौन सा, नतोदर वाला, जिसमें ये क्या होता है, वृक्क धमनी क्या होता है, प्रवेश करता है। अब वृक्क धमनी का काम क्या है, तो वृक्क धमनी का काम क्या है कि ये रक्त को कहां पर ले जाएगा, किडनी में ले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, और वृक्क धमनी यहां ले जाएगा जहां पर क्या, अब रक्त क्या होगा, छनने में, छनने का कार्य करेगा। क्या करेगा, छनने का। फिर है आपका वृक्क शिरा, तीसरा क्या आपका, वृक्क शिरा। तो वृक्क शिरा का काम क्या है कि ये जो छनित रक्त है, ये क्या है आपका, जो छना हुआ रक्त है, उस रक्त को कहां पर ले जाएगा, शिरा नहीं, हृदय में। ये जो आपका वृक्क शिरा है, इसका काम क्या है कि देखिए समझेगा, वृक्क धमनी का काम क्या था, रक्त को कहां पर ले जाना, किडनी में। अब यहां पर क्या होगा, छनित होगा किससे, वृक्क थाल से। क्लियर है। अब ये क्या करेगा, वृक्क शिरा उस छनित किसको, रक्त को कहां ले जाएगा, हृदय में। कहां ले जाएगा, हृदय में। अब है अगला क्या है, वृक्क श्रोणी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रीनल क्या, पेल्विस, रीनल पेल्विस इसको कहते हैं। समझिएगा क्या होता है, कहता है कि इस ये जो वृक्क श्रोणी है ये क्या है, ये कहता है कि आपके किडनी में, आपके किडनी में अंदर कीप के आकार का होता है। यानी इसका जो आकार होता है किसका, वृक्क श्रोणी का, ये किडनी में कैसा होता है, कैसा, कीप के आकार का होता है। लेकिन ये अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। कहता है कि वृक्क द्वारा, किसके द्वारा, अब इसका काम क्या है, तो ये जो वृक्क द्वारा बनाए गए मूत्र को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। किसमें, वृक्क श्रोणी में। किसमें, अरे श्रोणी का मतलब ही क्या हुआ कि कोई ना कोई जगह, श्रोणी का मतलब क्या, गुफा। श्रोणी का मतलब क्या, गुफा। तो गुफा कैसा होता है, अंदर से खोखला, खाली होता है ना। श्रोणी क्या, श्रोणी का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। तो वही चीज कहा था कि इस वृक्क श्रोणी का काम क्या है, ये अंदर किसमें, ये कैसा होता है, कैसा आकार का, कीप के आकार का। किसका, कीप। जैसे हम लोग मिट्टी तेल छानते हैं ना, कीप, तेल को डालते हैं ना कीप में जी, तो वो क्या होता है, खोखला होता है। खोखला का मतलब क्या, अंदर का भाग क्या रहता है, खाली रहता है। तभी ना उसमें तेल क्या होता है, ऊपर डालते तो क्या होता है, नीचे जाता है। और खाली नहीं रहेगा तो जाएगा। जैसे हम लोग गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं ना जी, तो उसका ऊपर का कीप, उसका क्या रहता है, जिसमें हम लोग गेहूं डालते हैं वो कैसा रहता है, खाली रहता है कि नहीं, खाली रहता है। आकार कैसा रहता है, कीप के आकार का। समझेगा। तो ये भी आपका क्या होता है, वृक्क श्रोणी क्या होता है, ये क्या होता है, किस आकार का, कीप के आकार का होता है, जो अंदर से क्या रहता है, खाली रहता है। और इसका काम क्या है कि ये किसको, मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है ना। जहां से ये किसके साथ, ये किसके साथ जुड़ा रहता है, मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ, मूत्रवाहिनी। और यही मूत्रवाहिनी से फिर क्या रहता है, मूत्राशय जुड़ा रहता है। और मूत्राशय के माध्यम से क्या होता है, समय समय पर मूत्र क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। फिर है आपका क्या, मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी क्या है बाबू, एक नली है। मूत्रवाहिनी क्या है, एक प्रकार का नली है, जिसका काम क्या है कि मूत्र को क्या करना, शरीर से बाहर निकालना। मूत्रवाहिनी, वाहिनी का मतलब क्या, नली। वाहिनी का मतलब क्या, नली। जिसका काम क्या है, किससे जुड़ा रहता है, वृक्क श्रोणी से। इधर वृक्क श्रोणी है, उधर क्या रहता है, मूत्राशय। उधर क्या रहता है, मूत्राशय। क्लियर है। अब है क्या आपका मेजर कैलेक्स, यानी मूत्रवाहिनी थोड़ा सा मोटा नस होता, मोटा पाइप की तरह होता है। ठीक है ना। और ये जो मेजर और एक माइनर है, एक मेजर और, तो माइनर कैलेक्स जो है ना, माइनर का मतलब क्या, छोटा छोटा बारीक बारीक, और मेजर का मतलब क्या, बड़ा। माइनर क्या, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे में माइनर नहीं है, मेजर। मेजर का मतलब क्या, मेजर का मतलब क्या, बड़ा। मेजर का मतलब क्या, कोई मेजर घटना घट गया। मेजर घटना मतलब क्या, कोई बड़ा घटना घट गया। माइनर का मतलब क्या, छोटा सा है। हाँ, तो माइनर यानी ये जो छोटा छोटा जो नली है माइनर, वो मिल मिल करके किसका बनाता है, किसका निर्माण करता है, मेजर कैलेक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है,
और ये भी क्या है समझिएगा, देखिए ना यहाँ पर ये जो है ना आपका माइनर है, यहाँ पर ये क्या आपका माइनर है, और यही माइनर सब आपस में मिल करके क्या ये एक मेजर बन गया, तब जाकर क्या हुआ इसमें मिला है ना, मिला है कि नहीं मिला है, तो समझिएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, क्या होता है, ये पतला नली के समान का है। किसके नली के समान का, पतला नली के समान का। अगला इसमें क्या है आपका वृक्क छाल है। अगला क्या आपका वृक्क छाल। क्या कहता है वृक्क छाल, समझिएगा थोड़ा। कहता है कि ये जो वृक्क छाल है आपका, ये किडनी का सबसे बाहरी क्या है परत है, क्या है सबसे बाहरी परत है, और इसका काम क्या है, ये केवल रक्त को छानने का कार्य करता है, समझिएगा। ये जो वृक्क छाल है ये काम क्या है इसका, सबसे किडनी का क्या है बाहरी भाग है, हाँ, जिसका काम क्या है रक्त को छानना, रक्त को क्या करना, छानना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। फिर आपका क्या रीनल मेडुला, क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वृक्क मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं वृक्क मज्जा। अब इसका देखिए कि क्या काम होता है। कहता है कि ये जो वृक्क मज्जा है ये किडनी का क्या है आंतरिक भाग है, किडनी का क्या है, यानी क्या कि अंदर में है, ये क्या आपका अंदर में है, समझिएगा। और इसका काम क्या है, ये जो मूत्र बना है ना, यह मूत्र का क्या करता है सांद्रित करता है। ये क्या काम करता है, कौन वृक्क मज्जा जो है, इसका काम क्या है कि ये मूत्र का क्या करता है सांद्रित करता है। आप कहेगा कि सर मूत्र का सांद्रित कहने का मतलब क्या बच्चों, समझिए। कहने का इसका अर्थ है क्या कि पानी और अन्य पदार्थ, पानी और अन्य पदार्थ का क्या करता है, ये संतुलन बनाता है। क्या करता है ये पानी और अन्य पदार्थ का क्या करता है, ये संतुलन बनाता है। क्यों, अब अन्य पदार्थ में क्या, हमारे मूत्र में क्या क्या होता है बताइए, यूरिया होता है। जल, मूत्र में जल के साथ, क्योंकि मूत्र में क्या होता है जल ही होता है, अधिकांश भाग क्या है। अब उसमें जो और भी पदार्थ है, हाँ, जैसे मान के चलिए आपको क्या होता है कि यूरिया रहता है, हाँ, मान के चलिए अमोनिया होता है, जो हमारे शरीर से क्या है वो सब चीज का क्या हो रहा है निकलना जरूरी आवश्यक है, उसी को तो उत्सर्जन कहते हैं ना। तो उन सब चीजों का क्या करना, संतुलन बना। संतुलन का मतलब क्या है, वो तराजू का काम करता है कि कितनी मात्रा में हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए और कितना मात्रा हमारे शरीर के अंदर रहना चाहिए। ये किसका काम है, वृक्क मज्जा, यानी क्या रीनल मेडुला का। किसका, रीनल मेडुला का। फिर आपका क्या रीनल पेपिला है। क्या है, रीनल पेपिला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं वृक्क अंकुरक कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क अंकुरक। अब देखिए ये क्या होता है समझिएगा। कहता है कि ये किडनी के अंदर क्या है, एक संरचना है जो पिरामिड के, अब देखिए पिरामिड का मतलब क्या है, जिसको वृक्क पिरामिड कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा कहता है कि कैप्सूल से ढका होता है। कहता है प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, यानी छाल। किसका छाल, किडनी का छाल, तथा एक भीतरी अंतरस्थ भाग जिसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रीनल मेडुला, यानी क्या वृक्क मज्जा होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। देखिए पिरामिड का, देखिए यहां पर है, देखिए ऐसे बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ, देखिए एकदम है ना, है कि नहीं है, ये देखिए पिरामिड की तरह है कि नहीं है ना जी, है ना। ये तो आपका क्या होगा वृक्क पिरामिड की बात करा। लेकिन यहां पर क्या है समझिएगा, कहता वृक्क अंकुर, कहता कि पिरामिड के शीर्ष भाग पर, यानी यहां पर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। समझिएगा क्या कहता है कि रीनल पेपिला जो है आपका, ये जो रीनल पेपिला यानी वृक्क अंकुरक है, ये कहता है क्या कि ये पिरामिड के शीर्ष बिंदु पर क्या होता है स्थित होता है, जहां मूत्र रक्त छनने के बाद मूत्रवाहिनी में क्या होता है जाता है। कहता है कि जहां से मूत्र जो है वह किससे, रक्त से छनने के बाद, कहां समझेगा कि यहां पर जो ये जो वृक्क अंकुरक जो यहां पर किसके शीर्ष पर आता है, किसके वृक्क पिरामिड के जो शीर्ष पर आता है, जहां पर क्या होता है कि मूत्र
किसमें? रक्त से मूत्र क्या होता है? क्षणता है। अब फिर तब जाके वो कहां होता है, कहां जाता है? वो आपका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। अब ब्रिक पिरामिड तो समझ ही गए कि ये इसका क्या होगा, आकार कैसा होता है? तिकोना। कैसा होता है? तिकोना। इसका आकार क्या है? तिकोना, समझिएगा। तरह ये क्या है आपका? घड़ा की तरह है। हाँ, मूत्र को क्या करता है? इकट्ठा करता है और फिर उस मूत्र को क्या करता है? मूत्र वाहिनी की सहायता से क्या करता है? हाँ, मूत्राशय मार्ग के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। अब ये रेशेदार कैप्सूल क्या है? तो ये जो आपका जो बच्चों ये जो बना हुआ है ना, क्या किडनी। ये क्या है? किडनी। तो ये रेशेदार कैप्सूल मतलब क्या? फाइब्रस कैप्सूल जिसको कहते हैं, इससे बना हुआ होता है। यानी क्या कि ये एक प्रकार का क्या है? परत है। ये एक प्रकार क्या है? सबसे बाहरी आवरण। जैसे हमारे घर का आवरण क्या होता है? दीवार। हमारे घर का क्या होता है? आवरण दीवार ही होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो है किडनी का बाहरी दीवार है, जो इसको क्या करता है? क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है? सुरक्षा करता है, यानी इसको बचाता है। ये था बच्चों किसका? हाँ, किडनी के आंतरिक संरचना की कुछ झलक। हाँ, और भी जब इसमें हम जाएंगे तो और भी डिटेल्स पढ़ना है। तो आप लोगों को अभी जो 10th क्लास में बच्चों यदि इतनी चीज की जानकारी है तो आपको हम सही बात कहते हैं कि आप लोग को लिखने की मतलब क्या, याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको अच्छा से समझ लीजिए कि ये जो ब्रिक में कौन कौन सा रचना है और किन किन रचना का क्या क्या कार्य होता है, वो कार्य आप क्या कीजिएगा? उसका संरचना लिख लीजिएगा और उसका कार्य लिखिएगा। ठीक है। तो अब कहता है कि सुनिए, कहता है कि ये हम लोग यहां तक समझ ले कि पिरामिड जैसी रचनाओं का क्या होता है? बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रिक शंकु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रिक शंकु कहते हैं। कहता है कि प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। तो देखिए ना कितना नलिका है कि नहीं है? देखिए ना, सीरा का है, धमनी का है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यही कहता है कि प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। जिसे कहते क्या? नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। और इसी नेफ्रॉन को ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब रचनात्मक का मतलब क्या, कार्यात्मक का मतलब क्या? रचनात्मक का मतलब, कहने का मतलब क्या कि ब्रिक इन्हीं नलिकाओं से मिलकर क्या है? बना हुआ है। इन्हीं नलिकाओं से मिलकर इनकी क्या है? रचना हुआ है। और कार्य करने में भी यही नलिका क्या करती है? हाँ, मदद पहुंचाती है। इसलिए नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? हाँ, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या, कौन सा है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिएगा नेफ्रॉन क्या कहता है। अब देखिए ये क्या है आपका? नेफ्रॉन है। क्या है आपका? कहता है कि नेफ्रॉन होता क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग जो है ना इस प्रकार से यहीं पर समझिए, जो कि आपको फिर क्या घर पर याद करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार पढ़ लेंगे तो हमको दिमाग में क्या हो जाना चाहिए? सेट हो जाना चाहिए। अब कहता कि नेफ्रॉन की संरचना। अब समझिए बच्चों कि नेफ्रॉन हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, पढ़े ना कि नेफ्रॉन जो है ये हमारे किडनी का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इनका रचना ही, किसका रचना? किडनी का रचना किससे होता है? नेफ्रॉन से मिलकर। नेफ्रॉन का मतलब क्या? नेफ्रॉन का मतलब क्या कि वो जो पतला पतला जो नली होता है, किसमें? किडनी में जो उपस्थित होता है, उसी पतले पतले नली जो मिलके जो बना रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन कहते हैं। समझिएगा। कहता कि प्रत्येक ब्रिक में, प्रत्येक ब्रिक का मतलब क्या? दोनों, प्रत्येक मतलब क्या कि बाएं साइड में भी और दाएं साइड दोनों में लगभग कितना? 10 लाख ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन होती है। अब समझिए कितना कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? अब समझ जाइए कि उतना छोटा सा, बताइए होता ना साइज है, जरा किडनी का कितना बड़ा साइज? थोड़ा सा होता है। अब उसमें कितनी नलिकाएं हैं? 10 लाख।
कितना हमारे शरीर के लिए क्या है, महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं है, है कि नहीं। 10 लाख नलिकाएं पाई जाती है। कहता है कि इसके नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो आपका है ना, ये आपका क्या है, बोमेन संपुट है, जिसका रचना कैसा होता है, प्याला। प्याला समझते हैं ना, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना, कप, प्याला जिसको क्या कहते हैं, कपेन कहते हैं। उसके आकार का, यानी क्या, इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग। क्लियर है। कहता है कि नेफ्रॉन कहां से शुरू होता है, कहता है कि इसके नलिका का आरंभ, किसके नलिका का आरंभ, किडनी के। इसके किडनी मतलब क्या, किडनी में जहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, इसके कहता सुनिए कि वृक्क का जो नलिका है का नेफ्रॉन का होता है ना। और कहता है कि इसके नलिका का आरंभ, किसके नलिका का आरंभ, किडनी के नलिका का आरंभ, क्योंकि उसमें ढेर सारा नलिका होता है ना, तो वो जहां से शुरू होता है उसका आरंभ होता है ना, जैसी किसके, प्याले जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बोमेन संपुट कहते हैं। कहता है कि नेफ्रॉन में जहां से शुरू होती, नेफ्रॉन की जो नलिका है जहां से शुरू होती है, वहां पर जो उसका आकार होता है वो कैसा होता है, प्याले के। तब उसमें सब चीज आएगा तो ग्रहण करेगा ना। बिना ग्रहण किए हुए तो ब्लड आएगा कि नहीं आएगा। जब तक ब्लड नहीं आएगा तब तक तो छनेगा ही नहीं। कोई ना कोई तो उसको लेने ग्रहण करने वाला तो होना चाहिए ना। तो वही चीज यहां कहता है कि जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। अब कहता है कि यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को क्या करता है, घेरता है। देखिए इसमें देखिए कितना कितना है ना, महीन महीन है कि नहीं, जाल की तरह है कि नहीं, बुना हुआ है ना। तो वही चीज यहां कहता है कि यह कोशिका गुच्छ, कौन सा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नामक रक्त केशिकाओं के, केस। अब आप लोग को हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं कि हमारे शरीर में 3 ही क्या होती है, जो रक्त प्रवाह में हमारी क्या करती है, मदद करती है। हाँ, धमनी, शिरा और केशिकाएं परिवहन तंत्र में, किसमें, परिवहन तंत्र में। क्लियर है ना। तो उसमें जो रक्त केशिका है, धमनी तो मोटा होता है, उससे पतला होता है क्या, शिरा, और सबसे जो महीन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, केशिका कहते हैं ना, पढ़ चुके हम लोग। तो यही जो केशिकाओं का जो जाल होता है ना, उसको क्या रहता है, ये बोमेन संपुट क्या रहता है, घेरे हुए रहता है। क्लियर है। यानी जितना जाल बड़ा होगा उसमें क्या होगा, मछली भी क्या आएगी, उतनी ही पकड़ आएगी कि नहीं आएगी। तो उसी तरह ये जितना इसमें जाल रहेगा, तो केशिका के माध्यम से क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, हाँ, ये आपका जो केशिका क्या होता है, पारगम्य होता है। क्या होता है, पारगम्य। हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां जो आपका ये जो क्या आता है, इसको क्या रहता है, बोमेन संपुट घेरे हुए रहता है। कहता कि नेफ्रॉन के काय मतलब शरीर से, काय मतलब शरीर के भाग, शरीर का भाग। कहता काय में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। देखिए यहां से ये एक कुंडित है, एगो ये कुंडित है, एगो ये कुंडित है कि नहीं है, निकला है नहीं, क्या कुंडित निकला हुआ, देखिए ना, एक ऊपर से कुंडित निकला है, ये क्या है, इसके शरीर के ही भाग से निकला हुआ है ना, प्याला का नीचे से। जैसे हम लोग कीप है, तो कीप में क्या होता है, नली नीचे रहता है ना, तो उसके हिस्सा से ही ना वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कि ऊपर से यदि कुछ गिराएंगे तो उससे क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो उसी तरह यहां पर क्या कि इसमें जो आएगा, अब यहां से ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, समझिएगा। कहता नेफ्रॉन के काय में एक समीपस्थ मतलब उसके नजदीक, और एक दूरस्थ का मतलब क्या, उससे दूर कुंडलित भाग होता है। कहता कि समीपस्थ भाग नीचे आकार अवरोही चाप बनाता है। अवरोही का मतलब क्या, घटते क्रम, यानी क्या, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो देखिए तो बाबू यहां पर ये क्या है, ये आपका बोमेन संपुट है। हाँ, ये क्या आ रहा है, नीचे की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर रहा है ना, फिगर में देखते चलिए और समझते चलिए।
कहता कि आकार अवरोही, अवरोही का मतलब क्या, घटते क्रम का चाप बनाता है। क्या बनाता है, घटते क्रम का। और पुनः प्रांत अस्त भाग में अधिरोही चाप बनता है। कहता कि और कौन सा, ये जो आपका ऊपर वाला भाग है ये क्या है आपका, पुनः क्या है आपका, पुनः प्रांत अस्त भाग है जो ऊपर की ओर, अवरोही अधिरोही, अधिरोही का मतलब क्या, ऊपर की ओर, समझिएगा। अब देखिए ना यहां पर जैसे ये आपका बैमून संपुट है, हाँ ये क्या है आपका अवरोही पीला वाला, हाँ आरोही क्या है आपका, है ना, आरोही है ना, असेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब क्या, तो डिसेंडिंग में कौन सा, कौन सा, अवरोही चाप, और अधिरोही कहिए या आरोही कहिए, कौन सा, कौन सा, पुनः अस्त क्या, पुनः प्रांत अस्त भाग। तो दो, एक ऊपर ले जाने के लिए, एक नीचे लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में देखते चलिए सब है कि नहीं है। अब कहता कि अधिरोही चाप आगे की ओर एक संग्राहक नलिका में क्या होती है, खुलती है। कहता है ये जो आपका कौन सा, ये जो आपका चाप है, ये चाप आपको कहां जाके खुलेगा, एक ये जाके कहां खुलेगा, एक संग्राहक नलिका। संग्राहक का मतलब क्या, वैसा नली जहां पर वो जाकर क्या उसमें मिले और वहां पर क्या रहे, पहुंचता रहे। कहता कि संग्राहक में खुलती है, संग्राहक नलिका में अनेक अन्य नेफ्रॉन आकर क्या होती है, खुलती है। तो अब देखिए इसमें, हाँ यहां पर क्या है, ये दूरस्थ नलिका है ना, यहां पर देखिए ये है ना, अब ये इधर से भी आया, यहां से भी आ रहा है, यानी इस तरह से इसमें क्या रहता है, ब्रांच जुटा हुआ रहता है, सब इसमें क्या होता है, नलिका। ये है क्या आपका संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका का मतलब क्या, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, यहां पर क्या रहता है, इसी तरह का ये यहां पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, जहां से क्या सब कुछ इसमें क्या होता है, प्रवेश करते रहता है। का खुलती है जिससे एक सामान्य संग्राहक नलिका का निर्माण होता है। देखिए थे सब खंड क्या है, सब नलिका आपस में क्या होता है, जुड़ा, इसमें आके जुड़ गया, और ये क्या बन गया, एक संग्राहक नलिका एक बन गया। हाँ निर्माण होता है जो अंत में कहां पर, हाँ मूत्रवाहिनी में जुड़ा हुआ रहता है, जो कहां रहता है, जो आपका जुड़ा हुआ मूत्रवाहिनी में। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से यदि बच्चों आप लोग पढ़िएगा तो क्या आपको कहीं दिक्कत होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिगर को देख लीजिए कि फिगर में रचना कहां कहां है। तो ये आपका बोमेन संपुट है प्याला वाला, ये आपका क्या है, गुच्छ है, हाँ किसका गुच्छ है, केशिकाओं का, किसका, केशिकाओं का गुच्छ है। ये आपका क्या है, पीला वाला यहां पर जो दिखा रहा है अवरोही, हाँ यानी घटते क्रम, जो किससे जुड़ा हुआ है, बोमेन संपुट से। और बोमेन संपुट का जो अगला भाग है देखिए ना, यहां से निकला हुआ है ना जी, हाँ उसको क्या कहते हैं, आरोही या अधिरोही कहिए। यानी क्या, ये क्या करेगा, ये बोमेन संपुट से नीचे आएगा, और इधर से क्या होगा, गुच्छ से क्या होगा, ये यहां पर ये सभी आकर के किसमें मिल जाएगा, एक किसमें, हाँ संग्राहक नलिका में आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार का, तो ये तो यहां पर फिगर में एगो को दिखाया गया है, और नेफ्रॉन में तो कितना होता है हमारा, 10 लाख नलिकाएं होती है, वो सभी इसी में आकर क्या होता है, आपस में इस तरह से, इस प्रकार से क्या होता है, सब इसमें क्या रहता है, जुड़ा, संग्राहक नलिका में जुड़ करके ये संग्राहक नलिका बनता है। ये संग्राहक नलिका जाकर क्या मूत्रवाहिनी में जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, चलिए आगे। अब जो अगला टॉपिक क्या है आपका, वृक्क का कार्य, यानी किडनी का काम क्या। ये तो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि किडनी काम क्या करता है, छानने का। इसका केवल काम क्या है, छानना। यानी आपका जो रक्त जाता है उसमें से क्या करता है, छानने, उस रक्त को क्या करता है, छानने का काम करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, कहते कि वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की मुख्यतः 3 चरणों में पूर्ण होती है। कहता कि ये जो वृक्क से ही मूत्र का निर्माण होता है, यानी जो आपके ब्लड में जो पानी रहता है ना, तो ब्लड को छान लेता है और पानी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है।
तो कहता है कि वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की, उत्सर्जन मतलब मूत्र का बाहर निकलना, हाँ, कितना चरणों में। कहता है कि पहला क्या आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है ट्यूबुलर पुनरवशोषण, और तीसरा क्या है ट्यूबुलर स्रवण। तो आपका जो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो होता क्या है, तो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या कहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कहता है यह एक छनना की तरह कार्य करता है, जिस प्रकार से बच्चों हम लोग, हाँ, क्या किसको छानते हैं, चाय पत्ती, हाँ, चाय में से चाय पत्ती को क्या करते हैं, छानते हैं ना। तो उसी तरह ये भी क्या करता है, छानने का काम करता है, समझेगा। कहता कि अभिवाही धमनिका, अभिवाही, अब धमनी है तो आप लोगों को पता है कि धमनी क्या होता है, ज्यादा मोटा होता है, तो उसका व्यास भी क्या होगा, क्योंकि वो भी तो नली के समान, नली होता है ना। धमनी में क्या है मेरा, नली है, नली किस रूप में रहता है, पाइप के रूप में। अब पाइप क्या है, बेलनाकार, अब बेलन के दोनों सिरा क्या होता है, वृत्ताकार। बेलन का दोनों सिरा हम लोग पढ़े ना जी, ये आपका क्या है, बेलन है ना। मां से बेलन नहीं खाई है, खाई है कि नहीं खाई है, कभी नहीं, खाओ एक दिन तब पता चलेगा कि बेलन क्या होता है कि नहीं है, समझिए। तो बेलन जो होता है, बेलन का दोनों सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। आप किसी भी पेज को, एक पेज को, हाँ, एक भुजा को स्थिर करके उसको मोड़िए ना, देखिए किस रूप में आता है, बेलन के रूप में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो वही कहता है कि यह एक छनना की तरह कार्य करता है। कहता है कि अभिवाही धमनिका यानी व्यास ज्यादा, इसका व्यास क्या होता है, क्योंकि धमनी की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है सीरा और केशिकाओं से। सीरा तो धमनी से पतला होता है और सबसे पतला कौन होता है, केशिका। हाँ, कहता कि ज्यादा, कहता कि व्यास इसका ज्यादा है। तो जब कोई मोटा पाइप हो, मान के चले हम लोग को जैसे घर में 4 इंची का भी पाइप लगाते हैं, 3 इंची का भी पाइप लगाते हैं, जो कल में यूज करते हैं वो कितना इंची का रहता है, 1.5 इंची का ही पाइप रहता है। तो 1.5 इंची का पाइप से कम पानी निकलता है। 4 इंची के पानी से क्या होता है, जैसे छत सबसे पानी गिराना रहता है तो उसमें 4 इंची का पाइप लगाते हैं, तो उससे पानी क्या होता है, एक ही बार में हरा करके नीचे गिर जाता, नहीं गिरता है। तो उसी तरह कहता है कि इसका यदि व्यास ज्यादा है तो रक्त का प्रवाह भी क्या होगा, ज्यादा होगा, समझेगा। कहता कि रक्त के साथ, यानी क्या, अविवाहित धमनिका रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि कहां लाता है, ग्लोमेरुलस में लाती है, यानी उस फिल्टर में लाती है। कहता और ये पदार्थ कहां पर अब शुरू होता है, नेफ्रॉन का कहां शुरू होता है, बोमेन संपुट में। कहता कि बोमेन संपुट की पतली दीवार से, हाँ, से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। देखिए जो हम लोग पढ़े हैं फिगर में, उसी फिगर के अनुसार कार्य हो रहा है। कह रहा है कि यह तो काम कर रहा है किसका, छन्ना का, जहां से अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका का मतलब क्या, कि जो हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से क्या दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये रक्त के साथ क्या क्या ले जाता है, तो समझिए रक्त के साथ साथ क्या, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि को कहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, फिल्टर में लाता है। अब आपको पता है कि किडनी का प्रथम स्थान कहां है, हाँ, किडनी का तो प्रथम स्थान कहां है, जहां पर आने का कार्य होता है, वो क्या है आपका बोमेन संपुट, जो नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी जो बना होता है किससे, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन का शुरुआत कहां से होता है, बोमेन संपुट से। किससे शुरू होता है, बोमेन संपुट से। तो बोमेन संपुट वही कहता है कि ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से, किसकी पतली दीवार से, बोमेन संपुट की पतली दीवार। देखिए फिगर को सेट कीजिए कि कहां पर फिगर था, वहां पर, क्योंकि बोमेन संपुट क्या होता है, कप के यानी प्याले के आकार का होता है, जिसमें क्या आता है, रक्त के साथ साथ इन ये भी चीज उसमें क्या आता है, आता है। अब यहां से क्या होगा,
अब छनकर वृक्क नलिका में, इसमें वृक्क नलिका में, क्योंकि हमारा जो वृक्क नलिका मतलब क्या, नेफ्रॉन, वृक्क नलिका का मतलब क्या, नेफ्रॉन, हाँ, नलिका में चले जाते हैं तथा अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है, तथा कि अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, किसके तुलना में, अभिवाही धमनिका के तुलना में, क्योंकि उसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, हाँ, तथा व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब ना देखते हैं कि हम लोगों को घर में जो टंकी लगता है तो पानी चढ़ाने के लिए मोटा पाइप का उपयोग किया जाता है, और जब नीचे उतारना रहता है तो पाइप का व्यास क्या रहता है, कम वाला रहता है। क्यों? क्योंकि आपके नल में प्रेशर क्या रहे, बना रहे। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कारीगर जैसे प्लम्बर जो होता है, यदि आपको घर में टंकी यदि सेट कर रहा है तो वो कहेगा कि पानी चढ़ाने के लिए 1 इंची वाला, 1.25 इंची वाला या 1.5 इंची वाला पाइप लीजिए। लेकिन जब उतारने की बात होगी, क्योंकि हमको तो हर जगह चाहिए घर में, मेन लाइन से ही जुड़ा रहता है ना, तो अब जो ऊपर से जो टंकी से जो नीचे आएगा तो वो रहता है पाइप क्या, पतला। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का प्रवाह क्या रहे, प्रेशर क्या रहे, ज्यादा रहे। जो क्योंकि अब क्या, अब कहिएगा सर कि प्रेशर आप क्यों वहां पर पतला लगाना चाहते हैं, अब समझिएगा, इसका भी रीजन है। मान के चलिए ये नली है ना, अब मान के चलिए यहां पर आपका क्या है, नहीं टंकी नहीं है, टंकी से ये मेन लाइन आया हुआ है। जैसे यहां पर आपका क्या है, किचन है ना, यहां पर आपका क्या है, बाथरूम है, हाँ, मान के चलिए यहां पर आपका एक बाहर में यहां पर बेसिन लगा हुआ है ना, 3 आदमी है, यहां पर भी कोई टंकी खोल दिया, पानी नल, यहां पर भी नल खोल दिया, क्या किसी एक में आता है, जो नजदीक में होगा उसमें जाएगा, बाद बाकी में नहीं जाएगा, सब में जाता है ना। क्यों जाता है? उसी प्रेशर के कारण, समझ गए, उसी प्रेशर के कारण क्या होता है, पानी सभी नलों को खोलने पर भी सभी नलों में पानी पहुंचता है, समझ गए। तो उसी तरह हमारे क्या है, अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? तो कम जैसे होगा तो उसमें ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। क्या होता है? उच्च दाब पर होती है। अब कहता है कि इस क्रिया में, समझेगा, इस क्रिया में, किस क्रिया में, फिल्ट्रेशन की क्रिया में, कहता है कि इस क्रिया में प्लाज्मा के साथ सभी लवण, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त का 2 भाग, एक तरल भाग, एक ठोस भाग। और तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसका 95% क्या होता है, जल होता है, और पूरे रक्त का यदि आयतन के हिसाब से बात करें तो उसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और उस 55% का 95% क्या होता है, जल होता है। क्लियर है? कहता है कि प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। इस फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? चले आगे, चलिए। अब है इसका क्या, दूसरा क्या कहता है, ट्यूबुलर पुनरवशोषण। पुनरवशोषण का मतलब क्या, पुनः, पुनरवशोषण का मतलब क्या, पुनः, समझिएगा। शोषण मतलब अपनी ओर खींचना। सुने, कहता है इस भाग में कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित करता है। कहता है किसमें, ट्यूबुलर पुनरवशोषण में। कहता है कि इस भाग में कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित करता है जिनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको क्या कर देगा, उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसके लिए, उत्सर्जन होने के लिए। कहता है कि एक तो छन गया, किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में,
वहां पर फिल्टर में छन गया। अब जो छन के जो आया है उसमें जो अच्छा चीज है उसको क्या करेगा, ये कोशिका, हमारा शरीर का कोशिका, उसको क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर आकर्षित, उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तभी तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो समय समय पर क्या होता है, शरीर से बाहर निकलते रहता है। क्लियर है ना। कहता की आवश्यकता होती है उनको अवशोषित कर लेती है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कर देती है, छोड़ देती है, जिसका क्या हो जाता है, बाद में उत्सर्जन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपका क्या, ट्यूबुलर क्या, श्रवण। अब इसका क्या है समझेगा, कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि उपयोगी पदार्थ भी क्या होता है उसमें, अनुपयोगी पदार्थ भी क्या हो जाता है उसमें मिल जाता है। अतः जो हम शरीर से अवशोषित करते किसमें, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है जिसको हमको जरूरत नहीं है वो भी चीज उसमें क्या होता है, मिल जाता है। तो वही कहता है कि कभी कभी नलिका की कोशिका से, कभी कभी नलिका की कोशिका, कौन कोशिका से, जो कोशिका अवशोषण का काम करता है, से कुछ उत्सर्जी पदार्थ, यानी जो निकलने वाला है, जो बेकार है, वो भी क्या हो जाता है, पदार्थ भी क्या हो जाती है, स्रावित हो जाती है। स्रावित मतलब निकल जाती है। हाँ, होकर कहां पर स्रावित होकर कहां, किसमें मिल जाता है, फिल्ट्रेट से मिलता है। इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। इस फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं, ब्लाडर मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कहता है यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है और मूत्राशय में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब बोलेगा कि सर इसमें मिलता क्या है, तो देखिए आप लोग को एक दिन और बताए थे कि जब शुगर पेशेंट होता है ना व्यक्ति, हाँ, तो उसके शरीर में क्या, मूत्र के माध्यम से क्या निकलता है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, अधिक स्रावित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जब कोई व्यक्ति यदि शुगर पेशेंट है तो 100% है कि उसके मूत्र में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा है। तो ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। फिर क्या हो गया, वो किसमें मिल गया, उत्सर्जित पदार्थ में मिला कि नहीं मिला, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन वो क्या है, उत्सर्जित पदार्थ में जाकर क्या हो गया, मिल गया। और जब मिल जाता है तो वो तो मूत्र के साथ क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। हाँ, तो ये चीज क्या होता है कि वांछित चीज भी क्या होता है हमारे शरीर से, हाँ, जिसकी हमें जरूरत है वो भी हमारे शरीर से क्या होता है, निकल जाता है। तो ये था हमारे बच्चों क्या, किडनी का क्या आंतरिक संरचना, और हमारा किडनी कैसे किसी भी पदार्थ को छानने का कार्य करता है। बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा है, इतना तोड़ के बताए। ये था आप लोग का किसके बारे में, वृक्क की आंतरिक संरचना, और वृक्क कैसे पदार्थ को क्या करता है, छानने का कार्य करता है। इसमें नेफ्रॉन की भी पढ़े, हाँ, और नेफ्रॉन वाला जो बच्चों है ना, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये आपको बता दे रहे हैं, ये जो आपका है ना, ध्यान दीजिएगा, VVI है, ये आपका बार बार पूछता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, या नहीं तो कहेगा क्या कि नेफ्रॉन का चित्र बनाए। आपको नेफ्रॉन जो टॉपिक है ना बच्चों, वो VVI है। इसमें दो ही पूछता है अधिकांश, एक नेफ्रॉन पूछता है न्यूरॉन, हाँ, न्यूरॉन अगला चैप्टर में है, ये बार बार पूछता है। इसलिए नेफ्रॉन को बहुत ही अच्छा से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको तैयारी कीजिएगा कि कहां पर क्या पूरा फिगर बना करके उसमें समझेगा, हाँ, कि किस प्रकार से कहां से क्या कैसे प्रवेश होता है और उसकी आंतरिक रचना क्या है, ठीक है ना, पूरा अच्छा से समझिएगा। ये VVI इसको लगा लीजिएगा, ये काफी VVI क्वेश्चन है। बार बार पूछता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे। तो सचित्र वर्णन का मतलब क्या कि आपको फिगर भी बनाना है और आपको क्या करना है, फिर उसके बारे में भी लिखना है, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं अब।
नेक्स्ट क्लास में।